हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज की जो वीडियो है वो रिमेनिंग पार्ट है हमारी पिछली वीडियो का, जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर हमने पहली वीडियो में तीनों तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, जो हमारी मेन हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही हमने एक चेंज करके एक और तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, जिसे हमने बोला था DsP2। असल में ऐसा नहीं है कि आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को DsP2 लिख सकते हो, दोनों डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। जो ऊपर वाली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और जो हमारी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री या उसकी अगर हम शेप करें जो आइडियल होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। बस फर्क इनकी ज्योमेट्री में ही है और इनके बॉन्ड एंगल में है। बाकी एक फर्क ये है कि जैसे आप सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगी, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। कल मैंने बताया भी था, इसकी शेप भी बताई थी। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था लीनियर शेप होगी और बॉन्ड एंगल 180 होगा। ऐसे ही sp2 में हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर होती है, और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इसी तरीके से जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो टेट्राहेड्रल होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.28 डिग्री होता है। sp3 में हमने एक खास बात पढ़ी थी कि वेस्पर थ्योरी का यूज़ हम इस हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ में कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी लिंक जोड़ दी थी वेस्पर थ्योरी की डिस्क्रिप्शन में, इसमें भी मैं ऐड कर दूंगी, आप देख लेना, और इसमें मैं पिछली वाली वीडियो का भी लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसको भी देख लेना। तो sp3 में जो हमारा टेट्राहेड्रल बन रहा था उसका बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री था, लेकिन जब हमने एग्जाम्पल्स देखे तो जो हमने CH4 देखा यानी कि मीथेन देखा, ऐसे ही हमने अमोनिया देखा NH3, और ऐसे ही मैंने बताया पानी का यानी कि H2O का। तो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 निकल कर आई थी, लेकिन चेंज क्या था, उनकी जो असल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी वो टेट्राहेड्रल नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो चीज़ हमने वेस्पर थ्योरी में समझी थी कि किस तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी की शेप को बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ कि कभी भी मतलब कोई ऐसे लगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, या ये हमने ऐसे क्यों लिख दिया, p पे 3 क्यों लगा दिया, d पे 2 क्यों लगा दिया। असल में ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, असल में होता क्या है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है sp3 और d, यानी कि एक ऑर्बिटल s की है, 3 ऑर्बिटल p की है और एक ऑर्बिटल किसकी है, d की है। ठीक है, इनकी शेप्स मैंने वेस्पर थ्योरी में बताई थी। जैसे अब ये काउंट करो कितना हो गया, 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी में एक टेबल के फॉर्म में मैंने बताया था कि कौन से नंबर पे कौन सी शेप हो जाती है। तो 5 वाले नंबर पर जो शेप होती है वो कौन सी होती है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। मार्क माई वर्ड्स, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप। तो ये जो sp3d है हमने अभी पढ़ा कि कौन सी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगी, कौन सी ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगी, एक s की, 3 p की और एक d की। तो इसके लिए चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फोर्थ वाला, शुरू करते हैं sp3d के लिए, यानी कि इसके फीचर्स देखते हैं। sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो इसमें जो हमारी ज्योमेट्री होती है, जो हमारी असल शेप होती है वो क्या होती है, वो होती है EBP, या फिर कह सकते हैं, मतलब इसको फुल में क्या लिखेंगे, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, फिर आप देखना किस तरीके से बन रहा है। जैसे ये है ट्रायंगुलर शेप, और देन दिस एंड दिस। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल, और ये जो 5 आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ये बन रहे होंगे साथ वाले एटम के
साथ। ठीक है, अब इसका सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो होता है PCl5। उससे भी पहले मैं आपको बॉन्ड एंगल के बारे में बताती हूँ। बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये जो आपको दो बॉन्ड ऊपर नीचे दिख रहे हैं ना, ये बॉन्ड होते हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और ये जो तीन बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहे हैं एक ही प्लेन में, दिख भी एक ही प्लेन में रहे हैं, ये होते भी एक ही प्लेन में हैं। इन बॉन्ड्स का नाम होता है इस तरीके से, ये जो आपको तीन बॉन्ड्स एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ऐसे ही ये जो आपको ऊपर और नीचे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स में लिख देती हूँ, बेटर रहेगा। तो ये जो हमारे ये वाले और ये वाला बॉन्ड है ऊपर नीचे है, उनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, और ये जो हमारे 1 2 3 ये प्लेन वाले बॉन्ड हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, मतलब इसमें बॉन्ड एंगल किस तरीके से होता है? ये जो ऊपर और नीचे दोनों तरीके के हमें बॉन्ड, मतलब ऊपर और नीचे बिलो द प्लेन और एबव द प्लेन हमें बॉन्ड दिए हैं, उनमें बॉन्ड एंगल होता है, उनका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। और इसके अलावा ये जो प्लेन वाले हमारे बॉन्ड्स हैं, इनका एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गई बॉन्ड एंगल की बात। इसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वो देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए PCl5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 15। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो फॉस्फोरस के लिए हमने P15 लिखा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे 2s और 2 सब शेल है, मतलब 2 शेल है, एन जो भी हमारी शेल चल रही है, एन का नंबर है वो 2 है। तो 2 में कौन सी ऑर्बिटल आती है? केवल s और p। ऐसे ही जब हमारी शेल 3 होती है तो उसमें s p d तीनों आती हैं। ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी। तो उससे क्या होता है कि यार इसमें s में है, 3 वाले में देखना, s में इलेक्ट्रॉन है, p में इलेक्ट्रॉन है, और साथ में हमारी 3d खाली भी प्रेजेंट होगी। जैसे ये हमने यहाँ पे 3d0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो 3d ऑर्बिटल है वो खाली प्रेजेंट होगी। तो अब होता क्या है? ये तो सब इनर शेल वाले हो गए, इनको हम नहीं ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे 3 वाली को। ठीक है, तो ये है हमारा 3s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। ये है हमारा 3p, इसमें है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 3p। और फिर है हमारा 3d जो कि है खाली, 1 2 3 4 जो कि है खाली। तो ये है हमारी ग्राउंड स्टेट। क्या है? ग्राउंड स्टेट। अब जब एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे इसी एटम को, जब हम एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो होगा क्या? ये जो 3s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठकर d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 3s में रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 3p में ऑलरेडी 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, और उसके बाद जो d ऑर्बिटल है उसमें आ जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि सेम एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, वो आपस में इस तरीके से मिक्स होती हैं कि जो नई ऑर्बिटल्स वो बनाएंगी, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनकी एनर्जी सेम होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगी? मतलब किसके बीच बनेंगी? s p और d। एक s की ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल और 1 d की ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगी? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जो कौन सी होंगी? sp3 हाइब्रिड, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी। तो होगा क्या? ये 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। अभी जब हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था तो ये कौन सी ऑर्बिटल्स थी?
नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, क्योंकि हमारा एटम हमने फॉस्फोरस लिया है। अब जब ये हाइब्रिडाइज हो गई तो हाइब्रिडाइज होकर इन्होंने क्या बनाया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतनी ही बनेंगी जितनी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे क्लोरीन के हमें 5 एटम दिख रहे हैं, हर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है ना, हमें पता है एक वैलेंसी होती है क्लोरीन की, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें खाली होता है p ऑर्बिटल में। तो क्लोरीन का जो एटम होगा वो मतलब 5 क्लोरीन के एटम एक एक करके अपना अपना p इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो 5 हमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है, इसी से क्लोरीन अपना बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आके जो क्लोरीन है वो ऐड हो जाएंगे और हमारा PCl5 का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3d होगी, ठीक है। अब ये हुआ हमारा sp3d का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने शेप देखी कि ज्योमेट्री आखिर होती क्या है और किस तरीके से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद हम देखेंगे sp3d2। अब sp3d2 में एक खास बात है, sp3d2 जो है उसे हम d2sp3 भी लिखते हैं। जो हमारी sp3d2 है, sp3d2, इसको हम d2sp3 भी लिखते हैं। मतलब इसी को नहीं लिखते, दोनों में फर्क होता है, लेकिन दोनों की शेप सेम होती है। हमने जब टेट्राहेड्रल वाला देखा था, ये वाला केस देखा था, तो इसमें दोनों की ज्योमेट्री बदल गई थी, है ना। इसमें टेट्राहेड्रल थी, इसमें स्क्वायर प्लेनर थी। लेकिन sp3d2 और d2sp3 में दोनों में ज्योमेट्री सेम ही रहेगी। कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है और सारे बॉन्ड्स बराबर। अच्छा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक बात रह गई कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, जो ऊपर और नीचे था, और 3 बॉन्ड्स थे ऐसे प्लेन में, ऐसे करके तीनों बॉन्ड्स प्लेन में थे और एक ऊपर था एक नीचे था। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। एक्सियल वाले थोड़े से बड़े होते हैं और इक्वेटोरियल वाले आपस में इक्वल होते हैं। कंपेयर करें तो एक्सियल बड़े होते हैं और इक्वेटोरियल कम मतलब छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में देखते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। इसकी जो असल शेप होती है वो होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सेंट्रल मेटल 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल की शेप। अब sp3d2 और d2sp3 में क्या फ़र्क है, पहले उसे जानते हैं, फिर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं SF6, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ़र्क जानते हैं। फ़र्क क्या है, जैसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, तो d2sp3 जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आती है उसमें अंदर वाली d ऑर्बिटल पार्ट ले रही होती है। हाइब्रिडाइजेशन में जो इनर d ऑर्बिटल है वो काम आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 4s 4p और अंदर होगी 3d और इसके बाहर होगी 4d, है ना। इस तरीके से होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन में इसकी ऑर्बिटल काम आ रही है, यानी कि इसकी 2 ऑर्बिटल, एक इसकी और 3 इसकी, तो क्या हो गया, d2sp3, ठीक है। और अगर 4s है, 4p है, 4d है, अगर ये 3d वाली पूरी भरी हुई होगी तो क्या काम आएगी, एक इसकी, 3 इसकी और 2 इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, sp3d2। तो ये जो sp3d2 है और ये जो d2sp3 है, इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। क्या, जो d2sp3 होता है उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ऐसे ही sp3d2 को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल ही होती है। तो चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम SF6 वाला। तो हमारा जो सल्फर है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, कितना, 16। तो 16 का लिखते हैं 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और हमारी
में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वैकेंट हमारी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमने क्या देखा, ये तो हमारी इनर है ना, वैलेंस शेल अंदर की है, तो इनर ऑर्बिटल्स हैं, इनको रहने दो। ये वाली 3 देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे हम, जब हमारी ग्राउंड स्टेट थी, तब हमने बनाया 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 2 3 और 4, और ये है हमारी 3d ऑर्बिटल जो कि खाली है, 3d और 3p। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक p का इलेक्ट्रॉन d में जाएगा और एक s का इलेक्ट्रॉन d में जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, s का भी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी d में जाएगा और p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी d में जाएगा। तो जैसे अब जो एक्साइटेड स्टेट है हमारी, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक किस में पहुंचाएंगे, d में पहुंचाएंगे, तो ये हुई 3s। फिर ये हमारी 3p, तो इसमें रह जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो पेयर्ड वाला है वो हम किस में पहुंचाएंगे, d में पहुंचाएंगे, तो ये हुआ d। तो 1 और 2, एक इलेक्ट्रॉन s का आया, एक इलेक्ट्रॉन p का आया, ये हो गई d और ये हो गई p। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा एक s की ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल और 2 d की ऑर्बिटल के बीच। किस किस के बीच, एक s की, 3 p की और 2 d की। ठीक है, तो इनके बीच हुआ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बीच, जो हमारी सल्फर की एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी s p और d की, उनके बीच हुआ हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हमें क्या मिली, 6 मिली sp3d2 की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब जो हमारे फ्लोरीन होगा उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है हैलोजन में p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो फ्लोरीन होंगे वो जैसे यहाँ 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 और यहाँ 6 के 6 फ्लोरीन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आकर लग जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो मॉलिक्यूल होगा SF6 वो बन जाएगा। तो SF6 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी कहलाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसी का ये जो मैंने दूसरा बताया था D2sp3 बताया था, अगर आपको सॉल्व करना हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आपको आइडिया हो तो आप सॉल्व करके देखना, मैं एग्जांपल बता देती हूँ। वरना अभी जब आगे मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर पर बताऊँगी, उसमें मैं सिखाऊंगी कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे मैंने स्ट्रक्चर्स बनाना पहले भी सिखाया है। एक वीडियो है मेरी BBT पर कि स्ट्रक्चर हम BBT के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, और एक वीडियो है CFT की कि CFT के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कैसे बनाते हैं। तो आप BBT वाली देखना पहले, वो कंपैरेटिवली इजी है और उसमें आपको ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पूरा समझ भी आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, FeCN6 4 नेगेटिव। आपको आता हो तो आप सॉल्व करके देखना, वरना आप पहले मेरी वो BBT वाली वीडियो देखना जिससे स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं हम, और उसके बाद स्ट्रक्चर बना के देखना, आपको इस वाली हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा कि ये कैसे कौन से कॉम्प्लेक्स में होगी और कौन से में नहीं होगी। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, उसके बारे में देखते हैं। सिंपल सा है, जो हमारी sp3d3 है उसमें एक ऑर्बिटल s की है, 3 ऑर्बिटल p की है और 3 ऑर्बिटल ही d की। तो इसमें देखते हैं, इसकी जो असल ज्योमेट्री होती है sp3d3 की, जो असल ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो कितनी ऑर्बिटल है, 7 की है, मतलब कितना नंबर आ रहा है, अगर हम वेस्पर थ्योरी के हिसाब से देखें तो 7 के लिए हमने क्या पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी वाली और वीडियो में ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी जो असल ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, PD3, यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसकी शेप कैसी होती है,
4 और 5। इसके अलावा जो 2 बॉन्ड होते हैं वो एक एबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा IF7। अब ये जो प्लेन वाले मतलब एक ही में जो आपको 5 बॉन्ड दिख रहे हैं उनमें जो एंगल होता है वो कितना होता है 72 डिग्री, और जो बाकी हैं वो कितने पे होते हैं 190 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब स्ट्रक्चर आप इसका खुद निकाल सकते हो। आई का जो एटॉमिक नंबर होता है आयोडीन का वो होता है 53। तो आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर से उसका लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट लिखना, एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिखे आपको उनको जंप करा के दूसरे ऑर्बिटल में पहुंचा देना, और फिर जब हमारी ये 7 ऑर्बिटल आपको दिखें उनमें करा देना हाइब्रिडाइजेशन, और वहीं पर हमारे ये 7 जो फ्लोरीन के एटम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन ले जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा IF7। तो ये थी सारी तरीके की हाइब्रिडाइजेशन। आपको कोई भी परेशानी हो वीडियो में या थ्योरी में या समझने में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यही हम ख़त्म करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसे हम किस तरीके से लगाते हैं ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।